हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। हम लोग फिर से सीडीएस के जो पीवाईक्यू डिकोड सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यू हम लोग यहाँ पे डिकोड करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा और टेलीग्राम पे आपने जुड़ गए होंगे ताकि आपको पीडीएफ मिल सके सारे का बिफोर फॉर प्रैक्टिस। ये है अपना टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे हम ऑलरेडी ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे सीडीएस एनडीए का, वहाँ पे ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड कर देते हैं फॉर प्रैक्टिस एंड फिर उसके कुछ टाइम बाद से फॉर सोल्यूशन आप इसे वीडियो को देख रहे हो, राइट। ये सोल्यूशन वीडियो है, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में अपलोडेड है। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। नाउ आज हम लोग जो सीडीएस का इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं और ये पार्ट किसका है, पीवाईक्यू टू एफवाईक्यू सीरीज। कैसे पीवाईक्यू से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं रेप्लिकेट यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चंस फर्दर पूछे गए हैं, ठीक है, विथ कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस। ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, आज डे 5 है और आज हम लोग पेपर एनालिसिस कर रहे हैं जो 2017 का फर्स्ट एग्जाम हुआ था उसका हिस्ट्री का सेक्शन, राइट। नाउ ये कंप्लीट डिटेलिंग है डिफेंस एग्जाम्स के लिए भी और आने वाली यूपीएससी के कोई भी एग्जाम्स का, ठीक है। इवन स्टेट पीसीएस में भी यूजफुल होता है। यहाँ पे सीडीएस एनडीए एंड सीएपीएफ सारे टाइप के पेपर का एनालिसिस होता है, एज वेल एज जो सीएसई का पेपर है उसका भी एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। ये डिस्कशन हिस्ट्री सेक्शन का जो 2017 का जो पेपर हुआ था फर्स्ट का, उसका हिस्ट्री सेक्शन है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन क्या था जो 2017 में पूछा हुआ था। क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इल्बर्ट बिल 1883 इज करेक्ट, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल के बारे में पहला चीज़ देखो आया कब था, 1883 में। फर्दर डेट में मॉडिफिकेशन कर सकता है, तो याद रखना है 1883 के टाइम पे जो गवर्नर जनरल कौन था, वो रिपन था। नाउ ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले इस चीज़ को देखो कि ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और ऑप्शन देखो क्या कह रहा है कि ऑप्शन जो है सिर्फ कह रहा है कि 2 ही मैक्सिमम करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा हुआ है, या फिर एक करेक्ट हो सकता है। यानी कि इन 4 स्टेटमेंट में से चारों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि या तो हम दोनों करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड कर ले या फिर हम 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड कर ले तो हमारा आंसर मिल जाएगा, राइट। अब देखो इल्बर्ट बिल के बारे में आप सभी सुने होंगे कि रिपन के टाइम पे आया था। ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इट प्रपोज टू ग्रांट लिमिटेड क्रिमिनल ज्यूरिस्डिक्शन टू नेटिव ऑफिशियल। रिमेंबर ये लिमिटेड क्रिमिनल ज्यूरिस्डिक्शन दे रहा है किसको, नेटिव ऑफिशियल्स को। नेटिव ऑफिशियल्स कौन, यानी कि इंडियंस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। नाउ फर्स्ट आपको ट्रू मिला तो ऑलरेडी ऑप्शन बी निकल गया और ऑप्शन डी निकल गया, यानी कि ए और सी में बस देखना है। यानी कि फोर्थ भी आपका मिल गया कि फोर्थ भी गलत स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि 2 और 3 में से कोई एक सही हो सकता है, ठीक है। और 2 ही स्टेटमेंट मैक्सिमम करेक्ट होगा। ये टाइम सेविंग स्ट्रेटजी है लास्ट मोमेंट पे कि कैसे आप टाइम सेव कर सकते हो, सिंस आपका 20-22 दिन ही बचा हुआ है अब, ठीक है, एग्जाम्स का। तो इस सेंस में ओके। नाउ इट प्रपोज टू ग्रांट कंप्लीट सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन टू नेटिव ऑफिशियल्स। ये कह रहा है कि इट प्रपोज टू ग्रांट कंप्लीट सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन टू नेटिव ऑफिशियल्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि ये पहला स्टेप था जो कि इंडियंस के फेवर में लाया गया था, ठीक है। और इसी के लिए जो है रिपन को क्रिटिसाइज भी किया गया, इनके अपने ही देश में इन पे चार्जेस लगे डिफरेंट डिफरेंट करप्शन के, ठीक है। और यहाँ से रिमूव भी कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि जो ब्रिटिशर थे उनके ये क्या था, पहले रूल्स क्या थे कि जो भी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन होंगे उसको देखेगा कौन, सिर्फ यूरोपियंस उसको जज करेंगे, उसके जस्टिस जो है सिर्फ यूरोपियंस होंगे। और ज़्यादातर 100% केसेस में यही था कि इवन दो दे आर गिल्टी ऑफ दैट इंसिडेंट, उन्हें उसको बरी कर दिया जाता था, रिलीज कर दिया जाता था, उन्हें कोई जेल नहीं होता था या पनिशमेंट कोई नहीं मिलता था। तो इल्बर्ट बिल लाया गया था कि इंडियंस को सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन कंप्लीट दिया जाए, ठीक है, उसमें इंडियन भी शामिल हो। और जब केस इंडियन के होता था तो उसमें ब्रिटिशर जूरिस्ट होते थे और ये जो है इवन दो नॉट गिल्टी होते थे इंडियंस, फिर भी उन्हें गिल्टी साबित कर दिया जाता था। तो इसलिए ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बाद में हम लोग देखने को मिलेगा और इसकी वजह से बॉयकॉट भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो, क्यों कि इट प्रपोज्ड बिल जनरेटेड अपोजिशन फ्रॉम इंग्लैंड्स यूरोपियन सब्जेक्ट इन इंडिया। ये द प्रपोज्ड बिल जनरेटेड अपोजिशन फ्रॉम इंग्लैंड्स यूरोपियन, ठीक है, सब्जेक्ट्स इन इंडियाज, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 2 ही स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से, सॉरी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है और थर्ड स्टेटमेंट सही है। अभी मैं एक्सप्लेन वही कर रहा था, ठीक है। कंप्लीट सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन नेटिव इंडियंस को नहीं देना था, ये प्रपोज था, ठीक है। और थर्ड जो है ये क्या हुआ कि द बिल प्रपोज्ड बिल जनरेटेड अपोजिशन फ्रॉम इंग्लैंड यूरोपियन सब्जेक्ट इन इंडिया, इसको अपोजिशन फेस करना पड़ा इसलिए। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 एंड 3 होगा, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा और देखते हैं कि एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या था, कि प्रपोज ग्रांटिंग लिमिटेड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन टू नेटिव ऑफिशियल ओवर यूरोपियंस, ये ऑप्शन 1 था अपना। नाउ इट फेस्ड फियर्स ऑपोजिशन फ्रॉम यूरोपियन सब्जेक्ट द वाइट म्यूटिनी एंड वाज नॉट पास विदाउट सिग्निफिकेंट डिल्यूशन, ठीक है, इसको पास भी नहीं किया गया क्योंकि इसने सिग्निफिकेंट ऑपोजिशन फेस किया था ये बिल, और ये राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नाउ 59 का देखो कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज एज आर्टिकुलेटेड बाई महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा स्वराज का एक्चुअल मीनिंग क्या था वो बताया गया, ठीक है। स्वराज इज इंटीमेटेडली लिंक्ड विथ अहिंसा एंड सत्याग्रह। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह जो कि एडहेरेंस टू ट्रूथ है, ये स्वराज का रियल मीनिंग बताया गया बाय महात्मा गांधी। नाउ स्वराज हैज टू सेंसेस, वन पॉलिटिकल एंड वन बियॉन्ड द realm ऑफ पॉलिटिक्स। बिल्कुल बात सही है कि स्वराज एक पॉलिटिकल मीनिंग बताता था और दूसरा जो है बियॉन्ड पॉलिटिक्स था, तो ये दोनों स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। स्वराज इज समथिंग दैट रिक्वायर्स टाइम एंड पेशेंस टू एक्वायर। कह रहे हैं कि गांधी जी कहते हैं कि स्वराज जो है वो ऐसा चीज, इसकी मीनिंग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये समथिंग है जो रिक्वायर करता है टाइम एंड पेशेंस टू एक्वायर, इसको स्वराज आने में टाइम और पेशेंस दोनों की जरूरत है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ फोर्थ कह रहा है कि विथ डिटर्मिनेशन स्वराज कुड बी ऑब्टेन्ड ईजिली एंड क्विकली। देखो स्वराज कभी भी ईजिली और क्विकली नहीं आता है, स्वराज आप कब सीख करोगे जब आपका एक्सप्लॉइटेशन लेवल नेक्स्ट लेवल पे हो, ठीक है। तो कोई भी एक्सप्लॉइट कर रहा है यानी कि वो सिस्टम को पूरी तरह से समझ चुका है, समझ रहे हो, तो इसलिए वो ईजिली और क्विकली नहीं मिलता है, उसको टाइम लगता है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो डिफाइनिंग स्वराज, द फिलोसफी क्या कहता है कि इनिटिमेटली लिंक टू अहिंसा एंड नॉन वायलेंस सत्याग्रह। डुअल कंसेप्ट है, एक तो पॉलिटिकल सेल्फ रूल होना चाहिए, दूसरा कि स्पिरिचुअल सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पे देखो डुअल, एक जो सेकंड बोला है ना ऑप्शन कि वन बियॉन्ड द realm ऑफ पॉलिटिक्स, ये क्या है, इसका क्या मतलब है कि ये स्पिरिचुअल सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। एक तो सेल्फ रूल, स्वराज आप क्या है कि आप पॉलिटिकली गुलाम हो किसी चीज़ के तो आपको स्वराज चाहिए, लेकिन अगर आप खुद के दिमाग या खुद के निगेटिव थॉट के शिकार हो तो वहाँ पे स्पिरिचुअली सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए आपका, ठीक है। तो एक अंदर से स्वराज चाहिए और एक बाहर से चाहिए, ठीक है। द प्रोसेस नॉट ऑब्टेन्ड इजिली एंड क्विकली, ये बात हमने देखा ही, ठीक है। रिक्वायर्स टाइम एंड पेशेंस एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन टू एक्वायर, डिसिप्लिन भी चाहिए, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल फ्रीडम कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, समझे। पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता विदाउट स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, ठीक है। नाउ 60 नंबर देखो कि व्हाट was were the favorite influence on the philosophy of महात्मा गांधी। गांधी was influenced by the 18th century प्रणामी सेक्ट। यहाँ पे देखो कौन सा बोल रहा है कि प्रणामी सेक्ट that advocated the unity of faith। बेसिकली प्रणामी सेक्ट एडवोकेट करता था किस चीज़ के बारे में, यूनिटी ऑफ फेथ। और ये प्रणामी सेक्ट कौन से लोग थे, तो जो कृष्णा के फॉलोअर लोग थे वो थे प्रणामी सेक्ट के, ठीक है। नाउ गांधी जी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थियोसॉफिस्ट, ये बात भी ट्रू है, पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट जो थर्ड स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि गांधी जी वॉज एन एडमायरर ऑफ द राइटिंग्स ऑफ रोमांटिक्स लाइक वर्ड्सवर्थ। तो ये स्टेटमेंट गलत है, गांधी जी इनके एडमायरर नहीं थे, दो समवॉट इन्फ्लुएंस हो सकते हैं चीज़ों से बट एडमायर नहीं करते थे, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है और राइट ऑप्शन 1 एंड 2 है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है। ओके, नाउ 61 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC आर करेक्ट। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। इट बिगेन एज द पॉलिटिकल विंग ऑफ द सिंह साहब्स इन द लेट 19th सेंचुरी। एक्चुअली बिगेन ये कब हुआ था, 1920 में ये बिगेन हुआ था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ठीक है। और ये लेट 19th सेंचुरी में नहीं हुआ था, स्टार्टिंग 20th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। यानी कि देखो 20th सेंचुरी क्या हो गया, 1900 फॉरवर्ड है ना, 19th सेंचुरी क्या हुआ 1800 फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये लेट 19th सेंचुरी में नहीं हुआ था, यानी कि 1875 के बाद नहीं हुआ था, जबकि ये स्टार्टिंग में हुआ था कब, 20th सेंचुरी की, यानी कि 1920 के करीब हुआ था, जो कि राइट आंसर है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट है इट वॉज फॉर्म्ड इन 1920 एज पार्ट ऑफ द अपकमिंग अकाली मूवमेंट, और ये बात ट्रू है, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट एक दूसरे को कंट्राडिक्टरी कर रहा है कि अगर ये लेट 19th सेंचुरी में शुरू हुआ तो फॉर्म्ड हुआ 1920 में, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं 1 एंड 2, राइट। अब
थर्ड स्टेटमेंट देखो कि इट वॉज फाउंडेड टू रिक्लेम कंट्रोल ऑफ सिख श्राइन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट मैनिपुलेटेड लॉयलिस्ट कमिटी। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि ये फाउंडेड टू रिक्लेम कंट्रोल ऑफ सिख श्राइन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट मैनिपुलेटेड लॉयलिस्ट कमेटी। अब देखो एक कमेटी थी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बैठाई गई थी, ठीक है, या गवर्नमेंट की तरफ लॉयल लोग जो थे उनके द्वारा इसको कमेटी को फॉर्म किया गया था, ठीक है। वो लोग वहाँ पे कमेटी को चला रहे थे, उसके रूल्स और रेगुलेशन को मॉनिटर कर रहे थे, राइट। बट इस चीज़ को जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो था वो सेटअप किया गया, जो एक्चुअल सिख रूल को फॉलो करने वाले थे, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कम होता था, वो लोग जो है इसमें बैठे और इसके लिए इसको फॉर्म किया कि रियल जो इशू है या फिर रियल जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको करना चाहिए, ना कि हम कोई बायस्ड ले टुवर्ड्स गवर्नमेंट डिसीजन, ठीक है। इट फॉर्म्ड द अकाली दल टू कोऑर्डिनेट ग्रुप्स, जिसको हम लोग जत्था कहते हैं, टू रिक्लेम कंट्रोल ओवर द श्राइन। ये भी बात ट्रू है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन 2, 3 एंड 4 हो गया। अब देख सकते हो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है सेटअप हुआ था 1920 में, ठीक है। मिशन क्या था? टू रिक्लेम 6 श्राइन्स फ्रॉम गवर्नमेंट मैनिपुलेटेड लॉयलिस्ट कमेटी। मेथड क्या यूज़ किया गया था कि अकाली दल ने फॉर्म किया था कोऑर्डिनेटेड जत्थास फॉर द मूवमेंट। ये वाला स्टेटमेंट फोर्थ वाला है कि इट फॉर्म दी अकाली दल टू कोऑर्डिनेट ग्रुप्स, जिसको जत्थास कहा जाता था, टू रिक्लेम कंट्रोल ऑफ द श्राइन्स, राइट। ठीक है, तो काफ़ी हॉलिस्टिकली एक्सप्लेनेशन हुआ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है तो डू गिव्स अ थम्स अप एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू द स्पीच ऑफ महात्मा गांधी एट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आर करेक्ट। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ओपन कब किया गया था? 1916 में। और इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम था जब महात्मा गांधी जो है किसी इंडियन नेशनल इवेंट में, बोल सकते हो, ठीक है, पब्लिकली पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। वो खुद पार्टिसिपेट अगर बोले तो गांधी जी आईएनसी का सेशन 1901 में भी अटेंड किए हैं, ठीक है, या फिर 1911 में। बट ओवरऑल जब वो रिटर्न हुए 1915 में, ठीक है, उसके बाद से जो पहला पब्लिक मीटिंग था वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ओपनिंग में इन्होंने अपना फायरी स्पीच दिया था, ठीक है। और इससे रिलेटेड स्टेटमेंट हम देखते हैं कि कौन कौन सा करेक्ट है। ही चार्ज द इंडियन एलाइट विथ ए लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर, ठीक है। ऑब्वियसली ये इशू था तो इसको उठाया था उन्होंने, ठीक है। ही असर्टेड दैट आवर साल्वेशन कैन कम ओनली थ्रू द फार्मर्स। बिल्कुल ये मूवमेंट को अब अर्बन लेड एलाइट से ये ग्राउंडेड लेकर आया, रूरल इंक्लूजन की भी बात की। और रूरल फार्मर्स जो है कहाँ से बिलोंग करते थे? रूरल एरिया से ज़्यादातर, ठीक है। तो ये जो है असर्ट किए कि हमारा जो सल्वेशन है, ठीक है, तभी मिल सकता है जब हम फार्मर को इंक्लूड करें, ठीक है, फार्मर के इशू को हम देखें, ठीक है, या नेशनल कंसर्न बनाए, तभी जाके ये चीज़ें उठ सकती है। और इसी बात से मोटिवेट होकर आपको पता है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो जो राजकुमार शुक्ला हैं, इंडिगो का इशू चल रहा था बिहार में, चंपारण में, और राजकुमार शुक्ला ने इसी चीज़ को एडवोकेट किया था और जाकर गांधी जी को बताया था कि भाई फार्मर के इशू चलो हमारे यहाँ हो रहा है, आप चलो वहाँ पे इशू करो, अपना जो भी मतलब कंसर्न है उसको पब्लिक डोमेन में लेकर आओ और गवर्नमेंट अथॉरिटी को चैलेंज करो अगर आप ये बात कह रहे हो तो, ठीक है। तो इस बात से मोटिवेट होकर गांधी जी भी गए। और आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह जो है कितना सक्सेसफुल रहा और ये हमारे न्यू रखा आगे आने वाले फ्रीडम स्ट्रगल पे, ठीक है। और यहीं से गांधी जी जो है एक मास लीडर के रूप में आए, ठीक है। तो ये उनका थॉट प्रोसेस था और कैसे प्रोसेस जाती है आपको पता है, ठीक है। ही हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ द अनटचेबल्स। यहाँ पे देखो अनटचेबल्स की बात उन्होंने नहीं की थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो आप स्पीच दे रहे हो तो ऑब्वियसली एजुकेशन रिलेटेड दोगे या मेजर कंसर्न जो होगा, ठीक है। तो अभी अनटचेबल से वो खुद अवेयर नहीं थे ओवरऑल। अनटचेबल की बात कब किए थे? जब सीडीएम का टाइम आया था, उसके मिड में जब देखे थे कि काफ़ी डिस्प्यूट होने लगा था, स्पेशली जब मैकडोनल्ड अवार्ड आया था, आपको पता है, ठीक है, जहाँ पे इसकी बात करने लगे थे हम लोग कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की बात करने लगे थे, ठीक है। तब जब जाके इन्होंने अनटचेबल से रिलेटेड इशू उठाना शुरू किया 1932 में। और आपको पता है कि इस्टेब्लिश भी किया हरिजन सभा और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। हरिजन मैगजीन भी इन्होंने चलाया, तो वो सब सारी चीज़ें। तो अनटचेबल के प्लाइट के बारे में कब हाईलाइट करना शुरू किया? 1932 में। ही प्रॉमिस टू टेक अप द कॉज ऑफ द मिल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद। देखो इस बारे में वो 1918 में बात करते हैं, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग के टाइम पे ये बात नहीं करते थे, क्योंकि ये लोकलाइज इशू था, ओवरऑल इशू नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी डिटेलिंग वहीं पे हो गया है, तो इस चीज़ को आप एक बार पॉज करके स्क्रीन देख सकते हो, ठीक है।
नाउ 81 देखो, कह रहा है कि एक्ट और इवेंट आपको मैच द फॉलोइंग करना है, समटाइम क्रोनोलॉजी भी देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था, ठीक है। इसको हम लोग ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली रॉलेट एक्ट लाया किस लिए गया था, टू कर्टेल द लिबर्टी ऑफ इंडियंस, ठीक है, यानी कि जो की फंडामेंटल राइट होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको रोका गया था, ठीक है। अपना वॉइस रेज नहीं कर सकते हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट किसी भी पर्सन को विदाउट एनी वारंट और वो सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। नाउ साल्ट मार्च कब किया था, 1913 में किया था, 1930 में स्टार्ट किया था। कब किया था इन्होंने, 12 मार्च को स्टार्ट किया था, ठीक है, और 6 अप्रैल को इन्होंने एंड किया था, ठीक है। ये मूवमेंट टोटल 24 डेज तक चला था, राइट। और कितने दिन, मतलब कितने डिस्टेंस कवर किया था इन्होंने, 240 माइल्स, ठीक है। और इसके साथ साथ जो कितने डेलीगेट्स थे इसमें, तो 78 जो लोग थे या मेंबर्स बोल सकते हो, ठीक है, ये पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, साल्ट मार्च में। तो ये साल्ट मार्च का हॉलिस्टिकली एक्सप्लेनेशन हो गया, जो ब्रीफ हमें जानना चाहिए साल्ट मार्च के बारे में, ठीक है। साल्ट मार्च ही क्यों, और इसको देखो सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको एलिसा, जो नेपोलियन का एलिसा टू पेरिस मार्च था, ठीक है, एलिसा टू पेरिस मार्च था, उससे कंपेयर किया था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, गांधी जी को। फिर जो मोतीलाल नेहरू हैं, ठीक है, मोतीलाल नेहरू इसी साल्ट मार्च को जब बोले थे तो वो कहे थे कि रामचंद्र जी का जैसे लंका पे मार्च था, ठीक है, वैसा ही इस मार्च को भी याद किया जाएगा, साल्ट मार्च को, आने वाले समय में। तो इसलिए देखो आप, साल्ट मार्च 1930 में हुआ है, आज हम ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 साल होने को है इस मार्च को, ठीक है, और आज भी हम याद रखते हैं। तो ये भी रामचंद्र जी का जो मार्च था टुवर्ड्स श्रीलंका और लंका, तो उस तरह से हम लोग याद करते हैं, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट याद रखना, सुभाष चंद्र बोस जी का भी, मोतीलाल नेहरू जी का भी। कभी भी पूछा जा सकता है किस इवेंट के बारे में बोला गया था एंड किसने बोला था, अपार्ट फ्रॉम दैट किससे रिलेटेड स्टेटमेंट है ये, ठीक है। नाउ सी द पर देखो, चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट आपको पता है कि ये कब हुआ था, 1922 में हुआ था। और आपको शायद पता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट जो है शायद 4 फरवरी को हुआ था, ये 4 फरवरी 1922, राइट। नेक्स्ट है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जो आईएनसी है, मतलब गांधी जी ये एग्री कर गए थे। और आईएनसी का जो पहली बार पार्टिसिपेशन हुआ था वो सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किए थे, यहाँ पे गांधी जी पार्टिसिपेटेड, ठीक है। ओके, और फिर जो है ये सक्सेसफुल नहीं रहा था, आपको सबको पता है ये चीज़ें। नाउ राइट आंसर देख लेते हैं, सिंस ये प्री है तो ज़्यादा कुछ हम और एक्सप्लेन नहीं करते यहाँ पे। 4, 3, 1 एंड 2, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विक शॉर्ट में कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है, और इसके बाद से जालियांवाला बाग मसाकरे हमने देखा था। 1922 में जो है चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे विड्रॉल ऑफ, उसके बाद से विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया था, ठीक है। नाउ साल्ट मार्च जो है ये 1930 में आया था। 1931 में जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। अब देखो 1922 में यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉल कह रहा है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट भी तो हुआ था ना कभी। तो नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, और ये स्टार्ट रिमेंबर अगस्त में था, और ख़त्म कब हुआ था ये, तो 4 फरवरी 1922 एंड हो गया था आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। नाउ जो ये 1 अगस्त 1922 था, सेम डे पे क्या हुआ था, ये सेम डे पे जो बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन में अगर दिखे कि विच लीडर सपोर्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दो ही कैन नॉट विटनेस इट्स इम्पैक्ट, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि ये सपोर्ट किए थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होना चाहिए, बट जिस दिन स्टार्ट हुआ था उसी दिन उनकी डेथ हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक जी की, ठीक है। आई हार्डली थिंक कि समवन विल गिव दिस मच इन्फॉर्मेशन टू यू, क्योंकि ये सब जो भी मैं बोल रहा हूँ सारे आइदर फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस है या फिर ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है इन प्री ओनली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ओके। नाउ 82 नंबर है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साल्ट मार्च। द साल्ट मार्च वॉज डेलिबरेटली इग्नोर्ड बाय द यूरोपियन मीडिया। ये स्टेटमेंट जो है गलत है कि साल्ट मार्च को इग्नोर नहीं किया गया था। आप ऐसे बोल सकते हो कि साल्ट मार्च के बाद ही
जो है इंडिया का इशू जो है ग्लोबलाइज हुआ था या इंटरनेशनलाइज्ड हुआ था, ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन सीख हुआ था, ठीक है, और उसके बाद से इंटरनेशनल प्रेशर भी आने लगे थे ऑन यूरोपियंस और यू कैन से ब्रिटिश, ठीक है, वो डेलिबरेटली इग्नोर नहीं किया गया था, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। नाउ साल्ट मार्च वाज वाइडली कवर्ड बाय द अमेरिकन एंड यूरोपियन प्रेस, ये बात बिल्कुल सही है, एक तो गांधी जी के ही एसोसिएट थे, एग्जैक्ट नाम उनका नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है, और जो दरसाना इवेंट हुआ था वहाँ पर ब्रूटल रिप्रेशन हुआ था एंड लाठीचार्ज हुई थी, इवन फायरिंग भी हुआ था दरसाना पे, जहाँ पे गांधी जी के बाद से जो सेकंड लीडरशिप अरेस्ट मतलब स्टार्ट किए थे वो थे सरोजनी नायडू जी, और उनके वहीं पे काफ़ी मैन फीमेल स्मॉल किड्स यूथ सबको मतलब वहाँ पे लाठी से मारा गया था और काफ़ी डेथ्स काफ़ी वायलेशन हुआ था, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें वायलेंस हुआ था एक्चुअली। नाउ थर्ड स्टेटमेंट है कि साल्ट मार्च वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वीमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर, ये बात बिल्कुल ट्रू है कि वीमेन पार्टिसिपेशन जो है काफ़ी लार्ज नंबर में हुआ था। और देखो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि वाइडली कवर्ड बाय द अमेरिकन एंड यूरोपियन प्रेस, तो ये सही है क्योंकि जो टाइम मैगजीन है इसमें ये सब सारी इवेंट जो है कवर की गई थी जो कि अमेरिकन न्यूज़पेपर है, राइट। साल्ट मार्च जो है पहला इवेंट था जो कि नेशनलिस्ट इवेंट था जिसमें वीमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी लार्ज नंबर पर दिखा, दो वीमेन की पार्टिसिपेशन स्वदेशी मूवमेंट में भी दिखा, सम वॉट टू रॉलेट सत्याग्रह में भी दिखा, ठीक है, इवन चंपारण में भी टू सम वॉट देखने को मिला, बट लिमिटेड था वो सब सारी चीज़ें, रीजनल था। लेकिन जो साल्ट मार्च हुआ, ठीक है, उसमें वीमेन पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि जो कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, ठीक है, चौधरी हैं, इन्होंने जो है गांधी जी को परसिस्ट किया कि भाई आप वीमेन को भी इंक्लूड करो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें फ्रीडम दिलाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैन का नहीं है वीमेन का भी है, ठीक है। और इस परसुएशन से गांधी जी ने ये परमिट किया कि वीमेन पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना कि क्वेश्चन अगर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग वीमेन और फ्रीडम स्ट्रगलर इंस्पायर्ड गांधी जी और टू इंक्लूड वीमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, तो वो थे कमला देवी चौधरी, ठीक है। और आप उसके बाद से काफ़ी सारे नाम देख सकते हो कि कितने वीमेन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एंड आज भी कर रहे हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ नंबर देखो, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नाउ फोर्थ नंबर, द साल्ट मार्च impressed upon the British the urgent need to devolve more power to Indians, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि मतलब इसके बाद से साल्ट मार्च के बाद से ब्रिटिश ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए, ठीक है, अर्जेंट नीड पे, और ये जो है ज़्यादा पावर्स इंडियन को देना स्टार्ट किए। इसके बाद से आपको पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, जिसको आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेजर ऑफ द प्रोविजन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है। तो इस साल्ट मार्च के बाद से जो मेजर रिफॉर्म आई थी, मेजर ऑटोनॉमी जो है, दो मेजर पावर होल्डर जो है अभी भी ब्रिटिशर ही थे, लेकिन बहुत सारे प्रोविजन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें प्रोविज़न मिला इन 1935 में, और ये बात सही है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 2, 3 एंड 4, सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो इतनी सारे एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे दिया है, वो सारे रिटर्न में है यहाँ पे, अब देख लेना। नाउ 83 नंबर कह रहा है कि इन द इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937 इन ब्रिटिश इंडिया ओनली अबाउट 10 to 12% ऑफ द पॉपुलेशन हैड द राइट टू वोट। ये जो 1937 का इलेक्शन हुआ था उसमें ओनली 10 to 12% ऑफ द पीपल जो है हैड राइट टू वोट, ये बात बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो है सारे लोगों को वोट करने की पावर नहीं दी गई थी, ये दो इनकम स्टेटस पे बेस्ड था। तो द अनटचेबल हैड राइट नो राइट टू वोट, ये स्टेटमेंट बात गलत है। यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ अनटचेबल्स और वैसे नहीं था, ये इनकम स्टेटस पे था कि अगर आपका इनकम जो है लेट से कि पर कैपिटा इनकम जो है आपका अगर 40,000 लेट से उस टाइम का 400 होगा, तो 400 से अगर ज़्यादा है तो यू कैन वोट आइदर यू बिलोंग फ्रॉम एनी कास्ट, ठीक है। तो इनकम स्टेटस पे डिसाइड किया जाता था, ना कि मतलब कम्युनिटी या फिर वैस कास्ट बेसिस पे, राइट। हाँ, ये ज़रूर था कि हिंदूज़ को जो ये अमाउंट था वो लेट से कि 800 था, मुस्लिम्स को लेट से ये अमाउंट जो है 400 था, लेट से अनटचेबल्स को ये अमाउंट जो है 150 था, बट ये इनकम स्टेटस पे था, ना कि कम्युनिटी बेस्ड था, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट गलत हुआ दूसरा। नाउ जो थर्ड स्टेटमेंट है कि द कांग्रेस वन एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन 5 out of 11 प्रोविंसेस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि जो 1937 इलेक्शन हुआ था 11 प्रोविंसेस में वोटिंग हुई थी, जिसमें कि कांग्रेस जो है वो 5 में एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिला था, और कांग्रेस बेसिकली 8 सीटें थी जिसमें कि 5 में उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिला और 3 में उन्होंने कोएलिशन गवर्नमेंट बनाया था, ठीक है। और जबकि बाकी के 3 में उनकी गवर्नमेंट जो है फॉर्मेशन नहीं हुई थी कांग्रेस की।
अब ये जो 3 थे जिसमें गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं हो पाया था कांग्रेस का, वो कौन कौन से थे? पंजाब प्रोविंस, सिंध प्रोविंस और बंगाल प्रोविंस, ठीक है। तो इसको याद रखना, क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। नाउ देखो 4th नंबर देखो, द मुस्लिम लीग ऑन मोर देन 80% ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम। ये बात जो है गलत है। 80% वोटिंग इनको 80% से ज़्यादा सीटें नहीं जीती थी दो मुस्लिम्स, बट जहाँ पे ये सीट मुस्लिम्स का इम्पैक्ट ज़्यादा था या वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा था, वहाँ पे जो वोटिंग हुई थी बहुत नेक्स्ट लेवल थी, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से जैसे पंजाब, सिंध और बंगाल में इनकी वोटिंग परसेंट इवन बोल सकते हो तो 90% से ज़्यादा था, ठीक है। मुस्लिम जो वोट किए थे वो मुस्लिम लीग को वोट किए थे, बट जो टोटल नंबर ऑफ सीट थी वो 80% से ज़्यादा सीट इनको नहीं मिला था, ठीक है। इवन दो वो रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम्स ही क्यों ना था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि परफॉर्मेंस जो था मुस्लिम लीग का वो फ्रेगमेंटेड था, राइट। अब देखो 84 नंबर, देखो 84 नंबर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोशल बेस ऑफ आर्य समाज इन ब्रिटिश इंडिया इज आर करेक्ट। तो आर्य समाज का एस्टेब्लिशमेंट जो है 1875 में हुआ था, ठीक है। और इसके बारे में क्या करेक्ट है वो देखते हैं कि इट वॉज लोकेटेड मेनली इन पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट मेनली कंप्राइज दी ट्रेडिंग कास्ट, ये बोल रहा है कि ट्रेडिंग कास्ट को कंप्राइज करते थे, मेंबर्स इंक्लूडेड थे, तो ये भी बात सही है कि बिजनेस बेसिस पे था। इट वॉज मच मोर लिमिटेड देन द डेट ऑफ द ब्रह्मो समाज, ये लिमिटेड था देन इवन ब्रह्मो समाज। तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, गलत है, क्योंकि आर्य समाज का जो इम्प्लीकेशन था वो काफ़ी सोशल बेस उसका काफ़ी वाइड था। देख सकते हो कि जो जोग्राफिकल बेस था मेनली पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश था, सोशल बेस जो है कंप्राइज मेनली ऑफ ट्रेडिंग कास्ट, स्कोप क्या था? मच मोर लिमिटेड सोशल बेस कंपेयर टू ब्रह्मो समाज। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नाउ जो अब आपको कमेंट में ये बताना है कि आर्य समाज का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड बाय किसके द्वारा था, ये आप कमेंट में बताना। आई होप कि इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद थोड़ा सा तो पेशेंस होगा आपको कि आप रिप्लाई करो कमेंट में, ठीक है। नाउ 85 नंबर है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ए कंपेरिजन बिटवीन द वीमेन एंड मेन। ऑलरेडी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा जा चुका है। तो इसके राइट आंसर जो है ताराबाई शिंदे थे, ठीक है। और ये ताराबाई शिंदे बेसिकली कौन से बेल्ट से थे? तो महाराष्ट्र और कर्नाटका बेल्ट से थे, ठीक है। आपको पता है कि पंडिता रामाबाई, सरोजनी नायडू एंड रामेश्वरी नेहरू, इन सब के बारे में एक बार आप सर्च कर लेना, ठीक है। और जो आपको पता होना चाहिए कि सरोजनी नायडू जो है सी वॉज द फर्स्ट वीमेन गवर्नर थी ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये याद रखना। और किसकी थी? यूपी की थी। नाउ 88 नंबर देखो कि जॉर्ज वाशिंगटन है वॉज मेड द कमांडर इन चीफ ऑफ अमेरिकन फोर्सेस, ठीक है। तो इसका पहला स्टेटमेंट है इन दिसंबर 1973 आफ्टर द बोस्टन टी पार्टी। अब इससे क्या हो गया कि बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था? दिसंबर 1973 में, ये याद रख लो, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट है कि एट द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस इन सितंबर 1974, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी है कि एट द सेकंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस जो 1975 में हुआ था, उस टाइम पे जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकन फोर्स का कमांडर इन चीफ बनाया गया था, ठीक है, याद रखोगे। ओके, नाउ बाकी स्टेटमेंट दो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है बट इंडिविजुअल करेक्ट है। अब आपसे पूछे कि बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था, तो दिसंबर 1773 में हुआ था, राइट। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कब हुआ था? वो सितंबर 1774 में हुआ था। सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कब हुआ था? 1775 में हुआ था, ठीक है। बाय द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस एट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 4 जुलाई 1776। अब ये कह रहा है कि 1776 जो है इस टाइम पे 4 जुलाई को क्या हुआ था कि अमेरिका जो है इंडिपेंडेंस ले लिया था अपना, ठीक है। अब जब अमेरिका का इंडिपेंडेंस हुआ था तो ये कब हुआ था? 4 जुलाई। व्हेन वाज अमेरिका डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट? तो इट वाज ऑन द 4 जुलाई 1776। जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ, तो ये कब हुआ? इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ? 15 अगस्त 1947, राइट। वैसे ही जो यूएस का
यानी कि अमेरिका का इंडिपेंडेंस घोषित हुआ था वो कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को, ठीक है। काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन मिले यहाँ पे, आई होप, ठीक है। ये एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे देखो ताराबाई शिंदे के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखे थे। शिवासी क्या था कि ताराबाई शिंदे जो है ये पायनियर क्रिटिक थी किसकी? ऑफ पेट्रियार्की एंड कास्ट रिटन इन मराठी, ठीक है। और इस टेक्स्ट को इन्होंने एक कंपेरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन लिखा था इन्होंने इन दी मराठी लैंग्वेज, ठीक है। चैलेंजिंग द सोशल साइलेंस ऑन जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अगर आगे फर्दर याद रखना होगा तो ये चीज़ें देख लेना, ठीक है। नाउ ये देखो कि ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ वर्कर्स इन मैनचेस्टर वाज। अब कह रहे हैं कि एवरेज लाइफ स्पैन जो है मैनचेस्टर में वो कितना था, ठीक है। तो वो था बेसिकली, अब सोचो कि एवरेज लाइफ स्पैन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे वो कितना था? एवरेज लाइफ स्पैन वो 17 साल का था। सोच सकते हो उस टाइम पे कितना चीज़ें हैम्पर की थी, ठीक है। कि द मिड 19th सेंचुरी रियलिटी वॉज ग्रीम इन मैनचेस्टर द हार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ वर्कर वॉज मियरली 17 ईयर्स, यानी कि एवरेज लोग जी पाते थे बस 17 साल। वाओ, मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आप फर्दर कभी लिखना हो इन केस तो आप इसको ऐसे या वैसे चीज़ों में लिख सकते हो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा था कि मैनचेस्टर सिटी में एवरेज लाइफ स्पैन जो है 17 साल का ही रह गया था। वाओ, दैट्स टोटली निगेटिव डिजास्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 89 अलेक्जेंडर क्रेन्स्की वॉज, वो कौन थे? बेसिकली द हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन रशिया बिफोर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो दो चीज़ें हैं, एक तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? वो रशिया से है, ठीक है। और अक्टूबर रिवॉल्यूशन के टाइम पे से पहले जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो था रशिया का, उसका हेड कौन थे? तो अलेक्जेंडर क्रेन्स्की, राइट। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ लेनिन विथ हुज हेल्प द केजर वाज डिथ्रोन्ड, ये बात गलत है, ठीक है। हेड ऑफ द केजर्स आर्मी, ये भी बात गलत है। एडवाइजर ऑफ जोसेफ स्टालिन, ये भी बात गलत है। बट रिमेंबर वहाँ पे 3 चीज़ें और क्या याद कर सकते हो कि जो लेनिन थे वो भी रशियन के प्रेसिडेंट रहे हैं, केजर भी वहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं। केजर आर्मी आप देख ही रहे हो, ठीक है। जोसेफ स्टालिन ये भी रशिया के टॉप लीडर्स या बोलो तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारे जो है जैसे अलेक्जेंडर क्रेनिन्स, ठीक है, या फिर लेनिन हो गया या केजर हो गया या फिर जोसेफ स्टालिन, ये टॉप लीडरशिप में थे किसके? तो रशिया के, ठीक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो कि 111 क्वेश्चन नंबर है कि स्टेटमेंट 1 द पासिंग ऑफ कोअर्सिव एक्ट मेड रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द ब्रिटेन एंड हर अमेरिकन कॉलोनीज वर्चुअली इम्पॉसिबल। सेकेंड स्टेटमेंट कर रहा है द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैविंग इशूड ऑफ स्टाम्प एक्ट इन 1765 रिपील्ड इट्स लेटर। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा इसका, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज़ याद कर सकते हो कि स्टाम्प एक्ट आया था वो कब आया था? वो 1765 में इन यूएसए, राइट। इसको याद कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो 112 है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि पूना पैक्ट 1932 प्रोवाइडेड फॉर 151 रिजर्व सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट टू बी इलेक्टेड बाय अ जॉइंट एंड नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट्स। बिल्कुल बात सही है कि पूना पैक्ट में जो ज्वाइंट इलेक्ट्रोड थी उसकी डिमांड की गई थी, ना कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की, ठीक है। बाद में सेपरेट इलेक्ट्रोड्स आया था वो आफ्टर 1935 और वो सब सारी चीज़ें। सेपरेट इलेक्ट्रोड तो काफ़ी समय से था, बट हमारी जो पूना पैक्ट में डिमांड की गई थी वो ज्वाइंट इलेक्ट्रोड की बात की गई थी, ठीक है। पूना पैक्ट आया कब था? 1932 में। ये साइन किसके बीच में हुआ था? तो ये था फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी एंड BR अम्बेडकर। अब इसी में देखो कि बोले गांधी जी, समटाइम्स गांधी जी एंड BR अम्बेडकर बोला जा सकता है तो सही है, बट अगर स्टेटमेंट में फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी हो तो वो ज़्यादा इंपैक्टफुल आंसर होगा रादर देन सिर्फ गांधी जी, क्योंकि गांधी जी इस पर साइन नहीं किए थे, बट उनके फॉलोअर्स लोग बाद में एग्री कर गए थे और उनके फॉलोअर्स लोग साइन किए थे। अब इसी में देखो C राजगोपालाचारी जो थे, ठीक है, उन्होंने BR अम्बेडकर से आफ्टर साइनिंग द डॉक्यूमेंट पूना पैक्ट ही एक्सचेंज द पेन विथ BR अम्बेडकर
टू सिम्बोलाइज कि अब हमारे या ओवरऑल कम्युनिटी बेस्ड डिफरेंसेस नहीं हैं, ठीक है, इस चीज़ को यूनिटी को उन्होंने सिम्बलाइज किया वहाँ पे, ठीक है, नो डिफरेंसेस इन द कास्ट डिफरेंसेस, राइट। और देखो कितने सीट रिजर्व किए, 151, इस स्टेटमेंट को याद रखना, ठीक है, किसके, शेड्यूल कास्ट के। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, बी आर अम्बेडकर विड्रॉ फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड व्हेन द कॉमनल अवार्ड्स वर रिवोक्ड। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इन्होंने कॉमनल अवार्ड जब रिवोक्ड हुआ था तो एक्टिव पॉलिटिक्स से इन्होंने वो अपने आप को विड्रॉ नहीं किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सी क्या कहता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि पैक्ट जो है सप्रेस द कॉमनल अवार्ड, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था, रामसे मैकडोनल्ड उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। नाउ 151 रिजर्व सीट्स मिला था, ठीक है, इलेक्टेड बाय ज्वाइंट इलेक्ट्रोड, ये ज्वाइंट इलेक्ट्रोड के द्वारा हुआ था, ना कि सेपरेट इलेक्ट्रोड के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस, आई होप यू आर नॉट बीइंग बोर्डम, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही है और एग्जाम काफ़ी करीब है, तो बोर्डम का सवाल ही नहीं रहता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इज नॉट करेक्ट। डिप्रेस्ड क्लास, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले ये चीज़ जानना होगा कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने एस्टेब्लिश की थी। तो यहाँ पे देख लो, MC राजा ने इसको एस्टेब्लिश की थी, कहाँ पे, नागपुर में, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन नागपुर विथ MC राजा इट्स फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ये बात सही है, सॉरी, बात सही है, ठीक है। जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है ये फाउंडेड किया गया था बाय BR अम्बेडकर इन 1926, राइट। बट जो पहले प्रेसिडेंट थे इसके वो कौन थे, MC राजा थे, और वो भी कैसे थे, वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, राइट। नाउ देखो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन वाज नॉट अटेंडेड बाय BR अम्बेडकर इन 1926। ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, क्योंकि दो ही फाउंडेड इट, बट वो जो है अटेंड नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स, ठीक है। फिर अम्बेडकर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन एंड फॉर्म्ड हिज ऑन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस इन 1930। अब देखो पहले ये डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन था, ठीक है, इससे एसोसिएटेड थे, इवन फाउंडेशन में भी इनका की रोल था, बट बाद में अम्बेडकर जी ने इस चीज़ से रिज़ाइन कर दिया था, एसोसिएशन से, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन से, और इन्होंने फॉर्म किया था क्या, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस, कब, 1930 में। तो याद रखना है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो है वो फॉर्म हुआ था 1926 में, ठीक है, 1926 में, और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1930 में, ठीक है। नाउ डी ऑप्शन है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन फेवर्स अम्बेडकर डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। देखो अम्बेडकर जी सेपरेट इलेक्ट्रोड का डिमांड ही नहीं कर रहे थे, सबसे पहले चीज़ ये, अम्बेडकर जी ज्वाइंट इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे, ठीक है, तो फेवर की बात ही नहीं है। इवन जो है स्टेटमेंट भी ये गलत है, तो इसमें पूछा ही है कि गलत स्टेटमेंट कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट आपको करेक्ट मिल गया है, 1, 2 एंड 3, बट जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जस्टिस पार्टी इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं इसको। पहला जो है, इट क्लम्बर्ड फॉर द सेम काइंड ऑफ सेपरेट कॉमनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द नॉन ब्राह्मण्स एज हैड बीन ग्रांटेड टू द मुस्लिम्स बाय द मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। ये भी बात ठीक है कि ये नॉन ब्राह्मण्स को रिलेटेड जैसे कि मुस्लिम्स को ग्रांट मिला था कि आप मुस्लिम रिलेटेड पार्टी सेपरेट इलेक्टोरेट्स बना सकते हो, वैसे ही जस्टिस पार्टी जो है एडवोकेट कर रहा था नॉन ब्राह्मण्स कम्युनिटी को कि उनको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले। नाउ इट वाज, सेकंड ऑप्शन है कि इट वाज पैट्रोनाइज्ड मेनली बाय रिचर्स लैंड ओनिंग एंड अर्बन मिडिल क्लास नॉन ब्राह्मण्स। ये बात बिल्कुल ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट जो है, इट सक्सीडेड इन गेटिंग द प्रोविजन फॉर 28 रिजर्व सीट्स फॉर द नॉन ब्राह्मण्स इन द मल्टीपल चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो ये भी बात सही है। नाउ डी ऑप्शन कर रहा है, इट सपोर्टेड द कॉल गिवन बाय कांग्रेस टू बाइकआउट इलेक्शन इन 1920। ये बात गलत है, किसने सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है, नॉट सपोर्टेड, ये अपोजिट टू कांग्रेस था ऑब्वियसली, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने नहीं सपोर्ट किया। तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जस्टिस पार्टी जो है वो डी ऑप्शन होगा, ठीक है, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन है कि जो रायतवारी एक्सपेरिमेंट था इन लैंड रेवेन्यू वाज स्टार्टेड बाय,
तो रैयतवारी एक्सपेरिमेंट जो है आपको दो नाम सुनने को मिलेगा, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो, ठीक है। तो रैयतवारी सिस्टम जो है बेसिकली दो नामों से एसोसिएटेड है, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। नाउ आपको फर्दर क्या करना है, थोड़ा सा रिसर्च बढ़ा लेना अपना। हेनरी डुंडास कौन है, डेविड रिकार्डो कौन है, किस चीज़ से एसोसिएटेड था, जस्ट एक लाइन सर्च, ठीक है। माउंट स्टुअर्ट, एलिफिंस्टोन, ये तीन जो है इनके नाम के बारे में एक एक लाइन जो है इन्फॉर्मेशन देख लेना। नाउ रैयतवारी एक्सपेरिमेंट जो कि लैंड रेवेन्यू था वो स्टार्टेड किसके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर रीड। रैयतवारी एक्सपेरिमेंट जो है ऑलमोस्ट जब रैयतवारी सेटलमेंट आया था तो ये 50% ऑफ उस टाइम का जो इंडिया का एरिया था वो कवर करता था, ठीक है, 51% ऑफ एरिया। यहाँ पे देखो, इनिशिएटेड बाय अलेक्जेंडर रीड, ए डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड कल्टिवेटर था। बेसिकली रैयतवारी सिस्टम में क्या था कि जो लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन होता था वो डायरेक्ट था। डायरेक्ट किससे, तो डायरेक्ट फ्रॉम दी पीजेंट, या उसको रॉयट बोलो या कल्टिवेटर बोलो, ठीक है, उससे टू गवर्नमेंट, मिडिल मैन यहाँ पे हटा दिया गया था, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि ये बाईपास कर दिए जो भी जमींदार मैक्सिमम रेवेन्यू एफिशिएंसी, जमींदार जिससे कि मतलब बीच में कुछ रख लेते थे, वो चीज़ें को बाईपास कर दिया, डायरेक्ट गवर्नमेंट उसकी एडवांटेज लेनी स्टार्ट कर दी। तो गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट असिस्टेंट हुआ तो कल्टिवेटर्स, ठीक है। देखना, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो दोनों रैयतवारी सिस्टम से एसोसिएटेड है। पहली बार मद्रास में लाया गया था एंड देन फिर बाकी सारे एरिया में जो अराउंड दक्कन एंड साउथ ईस्ट था उस एरिया में फैलाया गया। आई होप कि यू लाइक द इन्फॉर्मेशन फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2017 का जो सेकंड है सेम वैल्यू एडिशन और सेम एड ऑन के साथ हम पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग द प्रीवियस वीडियो एंड डू प्रैक्टिस ऑन ए रेगुलर, क्योंकि देखो आप टॉपिक वाइज कर सकते हो दो, बट आपको एग्जाम में टॉपिक वाइज ये नहीं बोलेगा कि आप ये भाई मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पूछ रहा हूँ और ये मैं रैयतवारी सिस्टम से पूछ रहा हूँ, ये मैं मुगल के बारे में पूछ रहा हूँ। इट शोज़ की मतलब आपको जो है पेपर वाइज या फिर मल्टीपल क्वेश्चन डायमेंशन को करना चाहिए रादर देन सिंगल टॉपिक वाइज। ऑब्वियसली पहली बार कर रहे हो तो टॉपिक वाइज कर सकते हो, बट अभी जो लास्ट फ्यू डेज हैं इसमें जो है आपको ऐसे ही करना पड़ेगा मल्टीपल क्वेश्चन को, ताकि आपका रिकॉल कैपेसिटी जो है वो बेटर हो, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू गिव्स अ थम्स अप अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, एंड डू सब्सक्राइब इफ यू वांट। थैंक यू सो मच एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच अगेन।